वंचित वर्ग के अधिकार की लड़ाई शुरू की और वो लड़ाई साहू जी महाराज से होती हुई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आते आते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, आपको पता है 1919 में साउथ बोरो कमीशन आया, उसके सामने समाज के ये सारी समस्याओं को रखा। उसके बाद साइमन कमीशन आया, उसके सामने समाज की सारी समस्याओं को रखा और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के अंदर जाकर अंग्रेजों को ये बताने की कोशिश की कि जब आपका शासन नहीं था तब भी हम गुलाम थे। बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, ललित सिंह यादव जी, वर्मा जी और मानवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय विपक्ष के नेता, जननायक, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी और मंच पे बैठे सभी अतिथिगण और सामने आए हुए मेरे सभी समाज के अतिथिगण, मुझे खुशी है कि ये एक यूनिक तरह का प्रोग्राम हमने आयोजित किया। इसमें कोई सारे लोग समाज के अलग अलग शेड्यूल कास्ट की जाति के प्रतिष्ठित लोग हैं। इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें एडवोकेट्स हैं, इसमें इंजीनियर्स हैं, इसमें प्रोफेसर्स हैं। वो लोग हैं जो पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। चूंकि राजनीतिक सभा होती है तो उसमें तो पूरी भीड़ बुलाई जाती है। यहां भीड़ नहीं, एक एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पीछे लाखों लोग हैं, जिनकी वीडियोज लाखों लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। ऐसे लोग आज हमारे बीच बैठे हैं। तो साथियों, आज का जो विषय है वंचित समाज की दशा अब क्या हो गई है, इससे पहले क्या दशा थी, वो दशा सुधरी तो किस वजह से सुधरी, और आज हमारी दशा जो बिगड़ रही है किस कारण से बिगड़ रही है, उस दशा से उभरने के लिए हमारे पास दिशा क्या है, उस दिशा पे हम लोगों ने विद्वान लोग बुला के चर्चा की और राहुल जी उस पे हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि इस दिशा में कैसे बढ़ा जाए। क्यों, वो मैं इसलिए कह रहा हूं, हम लोगों ने जब इस बात पे चिंतन शुरू किया, ऐसे कौन से कारण हैं कि जल जंगल जमीन कोई अपनी मां के पेट से लेके पैदा नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता ना। तो अगर जल जंगल जमीन कोई अपनी मां के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ तो फिर मेरे समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी ये जमीन के मालिक क्यों नहीं बन पाए, ये प्राकृतिक संसाधनों के मालिक क्यों नहीं बन पाए, ये समाज व्यापारी क्यों नहीं बन पाया, ये समाज जमींदार क्यों नहीं बन पाया? ये सवाल तो राहुल जी जायज है ना, क्यों नहीं बन पाया? तो अगर इसका कारण खोजे तो एक ही कारण है, वो है मनुस्मृति। किसी भी देश को, किसी भी समाज को संचालित करने के लिए एक व्यवस्था होती है। इस भारत को संचालित करने की जो व्यवस्था थी वो मनुस्मृति थी। संविधान के आने से पहले देश मनुस्मृति से चलता था और वो मनुस्मृति जो ये कहती है कि देश में शूद्रों और अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों और अछूतों और महिलाओं को पढ़ने के साथ साथ व्यापार करने का अधिकार नहीं है और इन वर्गों को संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं है। चूंकि अब से लगभग 500 साल पहले सिख धर्म की स्थापना हुई, अब से लगभग 1400 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, अब से लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म की स्थापना हुई, अब से लगभग 2550 साल पहले बुद्ध धर्म की स्थापना हुई, अब से लगभग 2600 साल पहले, पौने 2600 साल पहले जैन धर्म की स्थापना हुई। उससे पहले तो कोई धर्म नहीं था, सब इंसान थे, ना कोई जाति थी, ना वर्ण था। तो ये व्यवस्था कैसे ऐसी आई? जब आर्यंस के आने के बाद जो समाज को चलाने की व्यवस्था बनी मनुस्मृति से, उस मनुस्मृति ने हम लोगों से पढ़ने लिखने का, संपत्ति अर्जित करने का, व्यापार करने का, ये सारे अधिकार छीन लिए, जिसकी वजह से हम लोगों ने हजारों साल की गुलामी झेली। लेकिन ऐसे में एक योद्धा ज्योतिबा फूले जी आए और उन्होंने वंचित वर्ग के अधिकार की लड़ाई शुरू की और वो लड़ाई साहू जी महाराज से होती हुई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आते आते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, आपको पता है 1919 में साउथ बोरो कमीशन आया, उसके सामने समाज के ये सारी समस्याओं को रखा। उसके बाद साइमन कमीशन आया, उसके सामने समाज की सारी समस्याओं को रखा और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के अंदर जाकर अंग्रेजों को यह बताने की कोशिश की कि जब आपका शासन नहीं था तब भी हम गुलाम थे, तब भी हम मानवता के दर्जे से वंचित थे, तब भी हम पढ़ाई से, शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से वंचित थे। आपके आने के बाद क्या बदला? आज भी हम उस सार्वजनिक तालाब में जहां जानवर पानी पी सकता हम नहीं पी सकते। तो ये रास्ता, ये जो संघर्ष का रास्ता उन्होंने अपनाया और सेपरेट इलेक्टोरल मांगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो हमें अधिकार मिले और उसके बाद संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने
जो आज की भाषा में अगर कहें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, इन लोगों के आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया। और उस रास्ते के खुलने से, जैसे अभी प्रोफेसर रतनलाल बता रहे थे, कि उसके बाद हमें एक के बाद एक, चूंकि आजादी के बाद तो कांग्रेस का शासन था, सारे अफर्मेटिव एक्शन, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अवसर मिला, चूंकि उनकी तो अपनी पार्टी थी, उसके बावजूद भी अगर उनको भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, भारत के प्रथम कानून मंत्री बनने का मौका मिला, तो मैं समझता हूं उसमें जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और वो भूमिका, चूंकि नेहरू जी और गांधी जी जानते थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिभा को, कि वो एक ऐसे इंसान है जो भारत में, जहां विविधताओं का देश है, जहां कदम कदम पर अनेकों जातियां, अनेकों धर्म, अनेकों संस्कृतियां, अनेकों भाषाएं, ऐसे में इस भारत को जोड़ के बांध के रखना मुश्किल है। लेकिन ये ऐसे में अगर कोई संविधान का, मजबूत संविधान जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करे, वो केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कर सकते हैं। उनको मौका मिला, उन्होंने हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, उन्होंने रिजर्वेशन देकर हमारे नौकरियों के रास्ते खोल दिए, उन्होंने रिजर्वेशन देकर हमारे एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बनने के रास्ते खोल दिए। उन्होंने हमें उनकी रिजर्वेशन से हम जज बने, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, टीचर बने, वकील बने। तो जो भी कुछ हमें मिला, ये जो मध्यम वर्ग बना, ये केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी से बना। लेकिन ये कुर्बानी ऐसे ही नहीं थी। इस कुर्बानी में उन्होंने अपने 5 में से 4 बच्चे गंवा दिए। 4 बच्चे छोटे छोटे इलाज के अभाव में, खाना भरपेट ना मिला, 4 बच्चे गुजर गए। और जवानी में 35-36 साल की उम्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पत्नी माता रमाबाई गुजर गई। और ऐसे में उन्होंने उसके बावजूद अपना पूरा जीवन जलाकर जो हमारा मार्ग बनाया था, वो मार्ग साथियों आज बंद हो गया है। क्योंकि 1990 के आसपास से, उससे पहले खूब नौकरियां थी। मेरे जितने साथी बैठे, ज्यादातर ऐसे जो गरीबी परिवार से पैदा हुए, मजदूर थे उनके माँ बाप, लेकिन उन्हें स्कॉलरशिप से, जो स्कॉलरशिप भारत की सरकार ने, चूंकि पहले तो सारी कांग्रेस की सरकार थी, सारी योजनाएं उन्होंने बनाई। और हम लोगों को, आपको याद होगा 20 सूत्री कार्यक्रम में, चूंकि आज जो कांग्रेस की जो सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी है, या चुनाव भी दिल्ली में लड़ रही, लेकिन वो अपने काम नहीं गिना पा रही। ये दुख की बात है। आपको याद होगा 20 सूत्री कार्यक्रम में पूरे देश के गांव के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को, गरीब लोगों को 120 गज के मकान किसने दिया बताओ? कांग्रेस ने दिए। कोई याद दिला रहा है? कहां है मीडिया, कहां हमारे नेता? वो ये बता ही नहीं पा रहे कि आपने क्या किया। आज जो आधुनिक भारत का निर्माण हुआ, वो केवल और केवल किसकी देन आप समझ सकते हैं? उनके अफर्मेटिव एक्शन की वजह से हमें 120 गज के मकान पूरे देश के अंदर मिले। खेती के लिए पट्टे मिले, बेशक कब्जे ना मिले हो, कुछ लोगों को कब्जे मिले हो, लेकिन पट्टे मिले। और आज मैं बताता हूं 45 जेजे क्लस्टर में लाखों लोगों को मकान। आज 2 पार्टी वादा कर रही हैं, जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। अरे तुम तो आज वादा कर रहे हो, तुमने दिए कितने? 10-11 साल से तुम सत्ता में हो। लेकिन मैं याद दिलाता हूं 45 जेजे क्लस्टर में कई लाख मकान झुग्गी वालों को अगर किसी ने दिए हैं, तो वो कांग्रेस की सरकार ने दिए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और रिजर्वेशन से हमको सब कुछ मिला। आज 1990 के बाद जब उन्होंने देखा ये वंचित वर्ग के लोग जो चप्पल पहन के हमारे घर के सामने से नहीं निकल सकते थे, हम अगर उनके घर आ जाए तो खाट से खड़े हो जाते थे, कभी हमारे सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे, आज वो जज बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर बन गए। आज वो अपने हक के लिए बोलने लगे हैं, लड़ने लगे हैं। तो साथियों, उन्होंने क्या किया कि इनके पास ये जो ताकत आई है, ये पढ़ने से आई है, और दूसरा सरकारी नौकरी की वजह से आई है। तो उन्होंने सरकारी नौकरी और पढ़ाई का रास्ता बंद करने के लिए मनुस्मृति का इस्तेमाल करने की बजाय ऐसी व्यवस्था लागू की, धीरे धीरे भारत सरकार के सारे उपक्रम बेच दिए। चाहे वो रेलवेज हो, चाहे एमटीएन हो, चाहे बीएसएनएल हो, पेट्रोलियम कंपनियां हो, गैस कंपनियां हो, बैंक्स हो, इंश्योरेंस कंपनियां हो, बाल्को हो, नाल्को हो, आईटीडीसी का, तमाम संस्थान जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स कांग्रेस के टाइम पे सैकड़ों बनी थी, ज्यादातर इस सरकार ने बेच दी। और बीजेपी के राज में तो पहली बार एक मंत्रालय बना, एक मंत्री बनाया गया, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, यानी सरकार के उपक्रमों को बेचने के लिए ही मंत्री बना दिया। और उस मंत्रालय ने देश का सत्यानाश कर दिया, सब कुछ बेच दिया। उसके बेचने से हमारी सरकारी नौकरियों के रास्ते बंद हो गए। इतना पैसा हमारे पास था नहीं कि अपना व्यापार कर ले। और जो छोटे मोटे हमारे डीएसएफडीसी जैसे संगठन बने, जो फाइनेंस किया करते थे, 0.6% पे लोन दिया करते थे, आज वो बिल्कुल बंद है, किसी को लोन नहीं मिल रहा। और दूसरा हमारा अधिकार, जो आगे बढ़ने का रास्ता था, वो था शिक्षा। इन्होंने शिक्षा को हमारे हाथ से छीन लिया। साथियों, माफ करना, बुरा मत मानना, क्योंकि यहां जितने लोग बैठ रहे हैं वो तो फिर भी सबल हैं, क्योंकि उन्होंने नौकरी की है। उनको आज जो रिटायर हो गए, उनको भी पेंशन मिल रही है 50,000 60,000। लेकिन आप ये देखो, दिल्ली सरकार का IIIT दिल्ली है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, फर्स्ट ईयर की फीस 4,50,000, सेकेंड ईयर की फीस 4,75,000, थर्ड ईयर की फीस 5 लाख, और फोर्थ ईयर फाइनल ईयर की फीस है 5,30,000। मैं राहुल जी आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे गरीब समाज के लोग 5 लाख की फीस 1 साल की कहां से देंगे? और हॉस्टल का खर्चा अलग,
खाने का खर्चा अलग, किताबों का खर्चा अलग, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग, बाकी सारे खर्चे जोड़ लो तो 1 डिग्री पाने के लिए 25 लाख चाहिए। 25 लाख क्या हम खर्च कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं क्या? तो हमारी तो पढ़ाई भी छीन ली। जितने कॉलेजेस हैं, खासतौर पर प्रोफेशनल डिग्री के कॉलेज, 15 लाख से लेकर 25 लाख चाहिए और IIM करने के लिए 55 लाख रुपया चाहिए। तो हमारे तो रास्ते ही बंद कर दिए, छोटा मोटा, ऊपर से ठेकेदारी पर थला के रहसा वो भी खत्म। तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और ऐसे में अगर हम देखें, धर्म के नाम पर तलवारें लहराने वाले लोग हमारी समाज के मिलेंगे, SC ST OBC के। जितने धार्मिक जुलूसों में तलवारें लहराई जाती हैं, उसमें लहराने वाले में हमारे समाज के लोग मरेंगे। जितने दंगे में हमने सर्वे किया, दंगे के अंदर जितने जेल गए हैं या जो मारे गए हैं, या तो SC ST OBC माइनॉरिटी, या मारे गए या जेल गए, बर्बाद हुए। और लेकिन जो करने वाले, दंगे करवाने वाले, उनके किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। ऐसे में समाज की जो दशा है इतनी बुरी है, उस दशा से निकलने के लिए जो दिशा चाहिए, उस दिशा के लिए हमारी पूरी टीम पूरे देश के लगभग सभी राज्यों में मैं लगातार पिछले 2 साल में कम से कम 500 सभाएं पूरे इंडिया के कोने कोने में मैं कर चुका हूं। और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग लगे पड़े, बस फर्क इतना है सबको मंच नहीं मिलता, वरना इस समाज में एक से काबिल लोग पड़े हैं। मेरे से ज्यादा काबिल लोग नीचे बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि समय का मर्यादा ध्यान रखनी होती है, सॉरी मैंने अगर थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, वैसे तो मैं बहुत पंक्चुअलिटी का ध्यान रखता हूं। आज आप लोग के सामने एक रास्ता क्लियर है सर। अपने बच्चों को ये कावड़ जैसी यात्रा में समय बर्बाद करना, पढ़ाई छोड़ना, नौकरी छोड़ना, छोड़ के वहां जाना, उससे रोकिए। अगर वो वहां जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, कोई रास्ता नहीं है। अपने लोगों को धार्मिक जुलूसों में, कथावाचकों को सुनने में, तलवारें लहराने, वहां जाने से रोकिए। आपका बच्चा जाएगा या तो मारा जाएगा या दंगे में जेल जाएगा। लेकिन दंगा करवाने वाला खुश है, वो राज कर रहा है, 90% संसाधनों पर उसका कब्जा हो चुका है, सारे इंस्टीट्यूशन पर उनका कब्जा है, सारी यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर लग रहे हैं वो केवल और केवल RSS के पैनल से लग रहे हैं, बाकी किसी का कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में हमें अब दिशा तय करनी होगी, और वो दिशा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें देकर गए। हमें सिर्फ अनुसरण करना है, अंधविश्वास, पाखंडवाद से बाहर निकल के अपने समाज को, हम सब की जिम्मेदारी है, अदरवाइज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। क्या आप चाहते हैं हमारे आने वाले बच्चे फिर से गुलाम हो जाए? नहीं चाहते तो खड़े हो जाओ, सब लोग एकजुट होकर पूरे देश के अंदर जहां जहां आपकी रिश्तेदारी है, यार दोस्त हैं, जहां भी आप जा सकते जाइए, समाज को तैयार कीजिए, लड़ाई लड़नी होगी। अन्यथा हमें दोबारा गुलाम बनने से कोई रोक नहीं सकता। दोबारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आने वाले नहीं है, मान्यवर कांसीराम साहब आने वाले नहीं है। ये लड़ाई हमें आपको खुद लड़नी होगी। हमें अपने घर में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा करने होंगे, कांसीराम पैदा करने होंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लेकिन कुछ लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अब मैं निवेदन करता हूं, हमारे देश के एकमात्र न्यायप्रिय, न्याय के योद्धा राहुल गांधी जी, जो लगातार पूरे देश में जाकर संविधान को बचाने की हिस्सेदारी, भागीदारी की, सबको बराबर का हक मिले, सब क्षेत्रों में हक मिले, उस लड़ाई को लड़ रहे। मैं निवेदन करूंगा विपक्ष के नेता, न्याय योद्धा, जननायक राहुल गांधी जी से वो आए और हमें हमारा मार्गदर्शन करें कि हमारी आगे की दिशा क्या हो। बहुत बहुत धन्यवाद।